नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंटरव्यूज़ की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं ज्योति सिंह जी, जिनका अभी 2021 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर और अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। 25वीं रैंक आपकी है इसमें और मूल रूप से आप जो है बलिया से बिलोंग करती हैं। हालांकि बाकी सारी शिक्षा दीक्षा आपकी लखनऊ में हुई है। बाकी सारी बातें जो है हम ज्योति जी से ही जानेंगे। तो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर जो है। धन्यवाद सर। और इनका इंटरव्यू लेट होने की एक वजह भी थी, क्योंकि ये अभी तक जो है अपने हस्बैंड के साथ जो है मुंबई में थी। इनके हस्बैंड की जॉब वहाँ पर थी। अभी ये शिफ्ट हुई हैं रिसेंटली लखनऊ, तो हम लोगों से मुलाकात का अवसर बना। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो है, आप बलिया से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कौन कौन लोग हैं घर में? फैमिली में हम 4 भाई बहन हैं जी। और पापा आर्मी में थे, वो रिटायर हो चुके हैं। मम्मी है, पापा और हम 4 भाई बहन बस। तो पापा, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा। पापा आर्मी में थे तो अच्छा डिसिप्लिन रहा होगा घर में। बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ था हमारे लिए। डिसिप्लिन तो था। तो पढ़ाई की शुरुआत आपकी कहाँ से होती है? जैसे हाई स्कूल, इंटर, ये सब कहाँ से किया इससे आपने? बहुत चेंज होता रहा। पापा क्योंकि आर्मी में थे तो उनके ट्रांसफर्स होते रहते थे, तो हम उनके साथ कभी यहाँ हैं, कभी वहाँ हैं, कभी घर भी चले गए, गांव पे भी कभी कभी पढ़ाई हो गई। तो ऐसा कुछ था, चेंज होता रहा। कभी हम शहर में थे, कभी गाँव में थे, तो ऐसे ही चलता रहा। फाइनली यहाँ लखनऊ आने के बाद से यहीं से ग्रेजुएशन, इसके बाद पीजी यहीं से है। अच्छा। बीएड किया एलयू से ही और नेट भी क्वालिफाई किया यहीं से। अच्छा। तो आपने जो है बहुत अच्छे रैंक से सफलता अर्जित की है। तो आपने ये भी बताया था अभी बातचीत में कि 16, 17 और 21 तीनों का आपने मेंस दिया समीक्षा अधिकारी का। और उसके पहले आपने कई सारे प्री निकाले हैं पीसीएस के, यूपी पीसीएस के। जी। तो आपकी जो है, जो आप सफलता का जो श्रेय मूल रूप से आपको लगता है कि, क्योंकि खुद की मेहनत तो होती ही होती है, लेकिन बहुत लोग आपको बाहर से सहयोग भी करते हैं वहाँ तक पहुँचाने में। तो कौन ऐसे लोग हैं 2-4 जो है जिनका आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि उनके सहयोग के बिना आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाई होती हैं? 2-4 में देखिए, पेरेंट्स का तो जो बड़े हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तो घर में जो भी लोग बड़े हैं उनका आशीर्वाद तो हमेशा से साथ में था। हमेशा वो लोग सोचते थे कि इसका कहीं हो जाए या ठीक है, प्रिपरेशन चल रही है। और सहयोग की बात है तो हस्बैंड ने बहुत ही, उनके सहयोग के बिना असंभव ही था, क्योंकि मैं तो बहुत ही पहले गिव अप कर रही थी कि बस बहुत हुआ, अब हो नहीं पा रहा है। बट इन्होंने कभी हार नहीं मानी और न मानने दी मुझे। और मेरे 2 बच्चे उनका सहयोग भी रहा। तो बच्चे कितने बड़े हैं आपके? अभी एक 9 साल का है और एक 6 साल की बेटी मेरी। तो मतलब प्रिपरेशन में आपको मतलब सब घर की पूरी जिम्मेदारियां भी दे? हाँ सर, अभी तो कोविड शुरू होने की वजह से तो कोई हाउस हेल्प भी नहीं ना। हाँ। आपको घर भी देखना है, बच्चों की पढ़ाई भी घर पे ही शुरू सब हो रहा था। बट वही इसीलिए कह रही हूँ कि बच्चों को स्पेशली थैंक्स दूंगी। हस्बैंड का तो ऑब्वियसली नहीं। अभी आपके हस्बैंड से भी मुलाकात हुई, बहुत ही जेंटल हैं और HPCL में जो है वो चीफ मैनेजर की पोस्ट पे हैं। और स्पेशली चूँकि अब ये लखनऊ शिफ्ट होने जा रही हैं, हो चुकी हैं जो है सचिवालय में जॉब करने के लिए, तो उन्होंने भी अपना ट्रांसफ़र यहाँ करा लिया है। तो बहुत अच्छा लगा उनसे भी मिलके। उनका वास्तव में बहुत ही अच्छा सहयोग है आपके सिलेक्शन में। अब थोड़ा सा एकेडमिक पे और बात करते हैं। आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसमें क्या मीडियम था आपका जो है? मेरा हिंदी मीडियम था सर, और सब्जेक्ट्स थे मेरे फिलॉसफी, एंशिएंट हिस्ट्री थी और सोशियोलॉजी। अच्छा। इसके बाद पीजी में एंशिएंट हिस्ट्री से किया मैंने पीजी। क्योंकि घर में ऐसा ही माहौल है, सब लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। अच्छा। तो पीसीएम तो इंटरमीडिएट तक तो पीसीएम से रहा मेरा, लेकिन मैं आगे सोच भी रही थी कि मतलब मुझे मैथ्स से ही आगे जाना है। मैथ्स मेरा इंस्पायरेशन आपको थी शुरू से जो है कि हाँ इधर जाना है? नहीं सर, इसकी नहीं थी, मुझे हमेशा इससे दूर रहना था वो। क्योंकि सबको देखती थी वो इतना ज़्यादा मतलब हार्डवर्क मांगता है, ये जो फील्ड है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है। तो मैं हमेशा इससे भागती थी और फाइनली मुझे फिर इसी को ही फॉलो करना पड़ा, इसी को परस्यू करना पड़ा। वही है।
इसके बाद आपने जो है बीएड भी किया और नेट भी क्वालिफाइड हैं आप जो है। मैं बिल्कुल, मैं ये इस फील्ड से भाग करके टीचिंग फील्ड में जाना चाहती थी कि अच्छा। मैं, मुझे कोई ये ना कहे कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। मैं अपना एक पाथ बना रही थी कि चलो मुझे इधर जाना है, फिर मुझे कोई कहेगा नहीं कि आप ये करो। बट शादी होने के बाद हस्बैंड मिले तो उनको भी इसी में इंटरेस्ट था, क्योंकि वो खुद चाहते थे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, बट वो समाउ नहीं कर पाए, उनकी अपनी फैमिली सिचुएशंस थी। तो उन्होंने मुझे लेकर के सपने देखे पेरेंट्स देखते हैं वैसे ही हस्बैंड ने मुझे लेकर के सपना देखा। नहीं, बहुत अच्छा रहा ये है आपके साथ में, क्योंकि वास्तव में इतना सपोर्ट जो है मिलना शादी के बाद जो है बहुत आसान नहीं होता है। बहुत सारी महिलाएं तो इसीलिए ये नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको घर परिवार का सपोर्ट अच्छा नहीं मिल पाता है। सही बात है। हाँ, तो हिस्ट्री से नेट जो क्वालिफाई किया आपने, उसके बाद आपने मतलब टीचिंग में गई नहीं फिर जो है? टीचिंग की जॉब भी, टीचर की जॉब भी लगी थी जो गवर्नमेंट वाली आई थी, सीटीटी यूपीटीटी, सब क्वालिफाई किया मैंने। अच्छा। तो उसी में आई थी कुछ वैकेंसीज, पर मैंने फिर ज्वाइन नहीं किया क्योंकि बच्चा मेरा बहुत छोटा था उस टाइम पे। और बस यही, मतलब यूपी में ही लगी थी ना? यूपी में ही थी, कानपुर। अच्छा, कानपुर में लगी थी। ओके, कानपुर में ही थे। तो नेट हो गया, उसके बाद फिर एक्टिव प्रिपरेशन में आपने कब से आई जो है सिविल सर्विस? कभी ऐसा बहुत एक्टिव नहीं हो पाई क्योंकि फैमिली का कुछ आपको देखना रहता है, बच्चा है अभी, वो छोटा है, फिर दूसरा बच्चा है, फिर वो छोटा है, तो वो एक प्रोसेस चलता रहता है। आप कभी लगते हो उस काम में, फिर कुछ ब्रेक हो जाता है, फिर ब्रेक होने के बाद से आपको फिर से अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं चलो फिर से प्रिपेयर करते हैं, वो फिर से शुरुआत हो जाती है। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है अपने आप को फिर से बूस्ट करने के लिए कि नहीं चलो फिर से करते हैं, कर लेंगे। शादी कब हो गई थी आपकी? 2011 में शादी हुई थी सर। पहला पीसीएस प्री भी उसी वक्त दिया था, अच्छा। निकाला भी था, मेंस भी दिया था उस टाइम पे। तो सब्जेक्ट्स क्या रखे थे आपने मेंस के? मेंस का मेरा सोशियोलॉजी था और एंशिएंट हिस्ट्री था उस टाइम पे। तो फिर मेंस देने के बाद से 12 का भी प्री दिया था, वो भी निकला था, लेकिन पर फिर वही प्रेगनेंसी शुरू, तो फिर ऐसे ही ब्रेक होता रहा बीच में। कुल मिला के आपको इंटरव्यू तक पहुंचने का मौका नहीं मिला? कभी नहीं कह सकते हैं कि नहीं मिला। तो बार आप पीसीएस दे रही थी और मतलब मेंस लिख भी रही थी, चाहे हाफ हार्टेड लिख रही हो या तैयारी से लिख रही हो, जैसे भी लिख रही थी, प्रिपरेशन तो कभी मन से नहीं हो पाई। गिव अप का नहीं हुआ कि अब छोड़ देते हैं चलिए? मैंने कई बार सोचा सर, कई बार, क्योंकि फिर से शुरू करना, जैसे आपकी 1 साल की गैप हो गई, आपने कुछ पढ़ाई नहीं, बुक्स नहीं टच करी हैं, और फिर आपको वो चीज़ शुरू करनी है, वो बहुत ही मुश्किल होता है। आप एक लगे रहिए, वो एक अलग चीज़ होती है। तो बट मैं तो कभी का गिव अप कर देती, बट वही है कि हस्बैंड ने कभी गिव अप करने ही नहीं दिया। तो ठीक था, बैकबोन है वो। कहते हैं ना कि वो अभी बोलते हैं कि सक्सेसफुल आदमी के पीछे उसकी सक्सेसफुल वाइफ होती है या एक लेडी होती है, बट मेरे सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड है, वो हमेशा खड़े रहे। बहुत अच्छी बात है ये जो है। फिर आपने आरओ 2016 दिया था सर, उसका तो प्री ही नहीं निकला, तो बहुत ही दुख हुआ कि इतनी मेहनत से दिया भी मैंने पेपर वगैरह। और 16 में ही मेरी बेटी भी हुई थी, वो बहुत छोटी थी, तब भी मैंने प्री दिया था उसका, तो अच्छा भी हुआ था। बट फिर री एग्जाम भी दिया होगा आपने? फिर से दिया था सर, उसका भी दिया था, लेकिन उसमें मेंस में नहीं हो पाया कुछ। री एग्जाम में मेंस आपने दिया? फिर मेंस दिया था, प्री हर बार निकल जाता था। अच्छा, तो प्री तो आपका निकल जाता था क्योंकि आप चाहे कुछ भी हो, चाहे ब्रेक करके आपने पढ़ा हो, लेकिन पीसीएस के लिए आपने प्री तो तैयार, जीएस तो तैयार किया है। प्रिपेयर्ड हो गया था अच्छे से, मतलब। अच्छा, जब 16 का मेंस दिया आपने पहली बार, तो आपने क्या सोर्सेज चुने थे मेंस के लिए पढ़ने के लिए जो है? मेंस का सर मेरे पास तो बहुत बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं हुआ करता था, बट ये जैसे घटना चक्र वगैरह है, ये आपको जीएस प्रिपेयर करने के लिए वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। सभी लोग बोलेंगे कि वो तो पढ़ना ही चाहिए। और YouTube पे कुछ वीडियोस देख करके मैं रिवाइज कर लिया करती थी, और इसके अलावा मेंस के लिए जो बुक्स आती हैं, जैसे जो लेटर राइटिंग की आती है, लेटर राइटिंग तो एक्चुअली मेरे भैया सचिवालय में ही है, तो
अच्छा। मैंने उनसे सीखा था लेटर राइटिंग। अच्छा, उन्होंने प्रॉपर्ली बताया होगा। हाँ, उन्होंने तो प्रॉपर्ली बताया था। आप जो बता रहे थे वो तभी मुझे लगा कि नहीं आप सही बता रहे हैं, तो वो मैच कर रहा है। क्योंकि मैंने इतने सारे चैनल्स मतलब और भी चैनल्स सर्च किए थे लेटर राइटिंग के लिए कि शायद भैया का कुछ गड़बड़ हो, कहीं कुछ और अच्छा बता रहे हो या कुछ हो, पर मुझे वैसा कहीं नहीं मिला। तो वो आपका जब मैंने लेटर राइटिंग का जो वो पूरा फॉर्मेट देखा, मैंने कहा नहीं वो एग्जैक्टली वही है जो भैया मुझे बताते हैं, तो सही है। हम लोग कोर्स में स्टैंडर्ड फॉलो भी करते हैं जो सचिवालय में एक्चुअल में आंसर राइटिंग वो एग्जैक्टली वही है। क्योंकि मैंने इतने मेंस इसके दिए हैं तो वो मुझे तो पता चलता है, आपको पता तो चल ही जाता है ना कि मतलब फॉर्मेट क्या है, किस तरह से लिखना है, क्या चीज़ें हैं। तो आपका कोचिंग ज्वाइन करने के बाद जब आप टेस्ट वगैरह लिया करते थे तो मुझे लगता था कि हाँ एग्जैक्टली मैं वही एग्ज़ाम दे रही हूँ जो मुझे देना है जा करके फाइनली। आपने हमारा कोर्स 17 में भी ज्वाइन किया था क्या, या सीधे 21 में ही ज्वाइन किया? अभी जस्ट ज्वाइन किया था। आपको ज्वाइन करने से पहले एक और ज्वाइन किया था, बट अच्छा। वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं रहा मेरे लिए। फिर मैंने आपको यूट्यूब पे देखा था, यूपी स्पेशल और अच्छा। ये सब देखते समय वीडियोस देखे थे आपके, तो मुझे लगा था कि आप पे ट्रस्ट करके देखना चाहिए एक बार। तो फाइनली अच्छा डिसीजन था। चलिए, अच्छा थोड़ा सा और स्पेसिफिक होते हैं। जैसे जीएस की बात करें, आप भले ही आपने 11 से शुरुआत की थी पढ़ने की जो है, जी सर। तो आपने क्या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं जो है जीएस के लिए सब्जेक्ट वाइज? जीएस के लिए मेरा क्योंकि हिस्ट्री से बैकग्राउंड है मेरा, तो हिस्ट्री हिस्ट्री में तो बहुत कोई ही बड़ा दिक्कत नहीं है। पोर्शन वो करती है। तो हिस्ट्री में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं उसकी और मैंने वो पढ़ी है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। बस एक बार घटना चक्र रिवाइज करिए और वो रिवाइज हो जाता है। और बाकी की चीज़ों के लिए कुछ प्रतियोगिता दर्पण के कुछ विशेषांक वगैरह आया करते थे, जैसे मंथन वगैरह भी है, इनके भी कुछ निकला करते थे। प्रतियोगिता दर्पण में हमेशा लेती थी, जो जीएस वाले विशेषांक, जीएस विशेषांक जो आते थे मैं वो पढ़ लिया करती थी। और नहीं आपने कोई मतलब जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखा जाता है कि महेश वर्णवाल पढ़िए, कोई खेर एक बुक है मेरे पास शायद, अच्छा। शायद अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, खेर है या खरे है, खरे हैं, खरे हैं, हाँ। खरे, उनकी बुक है मेरे पास। तो मैं उससे एक आपको एक बुक तो रखनी ही पड़ती है जिससे हाँ। आप अपने जो भी डाउट्स हो वो आप क्लियर कर सके। उसके लिए तो एक बुक हर इस लक्ष्मीकांत जी की है, लेकिन मैंने कभी पढ़ी नहीं लक्ष्मीकांत, क्योंकि मेरे पास बुक्स तो है, मैं टाइम नहीं हुआ करता था मेरे पास कि मैं बुक लेके ऐसे बैठ करके 2 घंटे या 4 घंटे आप लगातार पढ़ रहे हो। तो मेरे लिए तो यूट्यूब ही बहुत ही बड़ी चैनल बहुत ही बड़ा वरदान ही रहा मेरे लिए। यूट्यूब पे मैंने एक सर को देखा था पढ़ाते हुए, वो लक्ष्मीकांत चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा, चैप्टर वाइज पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने उनको ही सुन करके लक्ष्मीकांत पढ़ी है। बुक है मेरे पास लेकिन मैंने उसको खुद से लक्ष्मीकांत बहुत बड़ी बुक है और हाँ। उसको पूरा पढ़ना भी आसान नहीं और कोई है, एक्सप्लेन भी कर रहा है साथ हाँ। में, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। और साइंस के लिए क्या किया आपने जो है? साइंस के लिए सर मैं वही विशेषांक वगैरह पढ़ा करती थी, और इंटरमीडिएट क्योंकि मेरा साइंस से है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो थोड़ा मुझे पढ़ना पड़ा था, वरना फिजिक्स केमिस्ट्री तो मुझे बेस तो समझ में आता है। आप 12th तक अगर आप साइंस से पढ़े हो तो आप आराम से कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी या केवल मैगजीन्स पे? पेपर पढ़ती थी सर, पेपर रेगुलर पढ़ती हूँ मैं। अच्छा। और उसका जो एडिटोरियल्स वगैरह जो होते हैं उसकी कटिंग निकाल के रख लेती थी, वो मेरी आदत है उसकी कटिंग, क्योंकि वो ऐसे वगैरह राइटिंग में अच्छे उसमें से डेटा वगैरह मिल जाते हैं। अच्छा रहता है एडिटोरियल जो है। और हाँ। तो मतलब क्या सलाह आपकी, कौन से न्यूज़पेपर आपने पढ़े हैं जो है? हम लोग चेंज होता रहता है, जैसे भी हम मुंबई गए थे तो वहाँ पे हम हिंदुस्तान टाइम्स ले रहे थे, अभी यहाँ पे आए हैं तो शायद कुछ दूसरा शुरू हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है, आप कोई भी एक अच्छा पेपर ले सकते हो, न्यूज़पेपर ले सकते हो, हाँ जो अच्छे लेवल का हो आप लेकर के प्रिपेयर कर सकते हो। पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छी आदत होती है मुझे लगता है। अच्छा, आपने कभी क्या प्रॉपर नोट्स भी बनाए हैं या नहीं सर, केवल? इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास। मैं कभी सोचती भी थी तो नोट्स लिखना शुरू होता था और थोड़ा लिखने के बाद फिर वो फाइनली वो काम बंद ही हो जाता था, क्योंकि मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत मुश्किल। अच्छा, सामान्य अध्ययन में 8 सब्जेक्ट माने जाते हैं जो कोर सब्जेक्ट हैं, तो इसमें सबसे खतरनाक वाला कौन सा है? मुझे
जो अर्थशास्त्र है वो मैंने कभी नहीं पढ़ा, वो कभी नहीं पढ़ा है। जब मैं छोटी भी थी तो भी छोटी क्लासेस में तो होते नहीं, इंट्रोड्यूस होता नहीं है, और फिर कभी नहीं पढ़ा, तो वो उसको समझना मुझे थोड़ा लगता था। पर उसका क्या है कि आप उसका करंट से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब क्या चल रहा है, कौन सा डेटा है, ऐसा वैसा, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो तो करंट से मैनेज हो जाता था। उसको कभी मैंने बहुत ही उसकी कोई बुक लेकर के उसकी स्पेशल पढ़ाई नहीं की उसकी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे, जैसे ज्योग्राफी तो बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, आप मैप से पढ़िए तो बहुत ही मजा आता है। अच्छा, मैपिंग आपने की है, कैसे करती थी? मेरे घर में मैप्स लगे हुए हैं सर। अच्छा। मेरे साथ साथ मेरे बेटे का भी मैपिंग बहुत अच्छा हो गया हम लोग गेम भी खेल लिया करते थे कि ये कौन सर्च करके पहले बताएगा, ये छोटी चीज कौन सी, कोई सी है, कुछ है, कोई आइलैंड। क्योंकि लोक सेवा आयोग का बहुत मतलब एक पेट ट्रेंड हो गया है मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछने का, तो मैपिंग का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ भी गया है, और वो इजी भी है। आप मैप से पढ़िए, उसको समझिए, एक एटलस रखिए अपने पास, और मैप घर में लगा, रूम में तो होना ही चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता था। उसका तो ऐसा था कि जैसे कुछ वीडियो देखा है और कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैप पे गए और उसको क्लियर कर लिया, तो उसको पढ़ने में बहुत टेंशन नहीं हुआ करती थी, वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है। पॉलिटी भी उतनी बहुत कभी टफ नहीं लगी, क्योंकि हिस्ट्री से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ जाती है वो, जुड़ जाती है। तो और वो ऐसा भी है कि उसको तो जानना ही चाहिए सबको, पॉलिटी के बारे में, आपके राइट्स, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो तो आपको जानना चाहिए, तो अच्छी चीज़ है। तो वो पढ़ने में कभी ऐसा बोरिंग नहीं हुआ, साइंस भी कभी बोरिंग नहीं हुआ। तो अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल आप देखती हैं जो है सर? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड आते हैं, आप पेपर्स उठाकर देख लीजिए, वो बहुत सारे एज इट इज सेम वही वर्डिंग सब कुछ रिपीट हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर तो घटना चक्र आपने पढ़ा जो है? घटना चक्र तो मेरे पास कितनी बार पढ़ी होंगी जो किताब? कई बार, जितनी बार एग्जाम होता था उतनी बार, प्री के लिए भी पढ़ लिया, मेंस के लिए भी पढ़ लिया। वो जैसे आप स्ट्रेस में, मतलब पढ़ के आप स्ट्रेस में हो तो वो आपको होता है ना कि वो आपको थोड़ा लाइट कर देता है, आप पढ़ते हो तो, क्योंकि उसमें उतना स्ट्रेस नहीं होता है, आप कई बार पढ़ चुके हो तो उसको रिवाइज करने में लगा वो ईजिली हो जाता है, इतना कुछ स्ट्रेस नहीं आता है पढ़ने में उसको। अच्छा, इधर जब आपने 16, 17, 21 मतलब जो आरओ मेंस की तैयारी की जो है, तो इधर आपकी घर में जिम्मेदारियां किस तरह की थी? ज़्यादा जिम्मेदारियां थी या जो है? सब घर में मैं ही होम मेकर हूँ, मतलब एक तो कोविड की वजह से कोई हेल्प भी नहीं, कोई हाउस हेल्प भी नहीं है आपके पास, तो आपको घर का सारा काम करना है, एक्स्ट्रा हाइजीन पे भी ध्यान देना है। फिर बच्चों की स्कूलिंग भी घर से ही हो रही थी, फोन के थ्रू घर पे ही, तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं आप घर पे ही रह के कराने वाले हो, तो इधर तो 2 साल से और ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया था, पर ठीक है। तो पढ़ने के लिए समय कैसे? मेरा मतलब मूल क्वेश्चन तो यही, कितना समय और कैसे निकालती थी? मैंने कभी काउंट नहीं किया सर कि मैं ये 1 घंटे ऐसा पढ़ रही हूँ, या जैसे काम हो गया, अभी टाइम फ्री है तो मैं उस फ्री टाइम पे पढ़ रही हूँ, या मैं काम करते करते भी, जैसे मैंने कहा कि मैं YouTube पे वीडियोस देखा करती थी, क्योंकि मेरे पास बुक्स निकाल के पढ़ने का, अगर आप बोलोगे कि आप 1 घंटे फ्री हो, अभी कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसा टाइम नहीं था मेरे पास कभी भी, क्योंकि कोई भी आएगा, अगर डोर पे बेल भी बजी है तो मैं ही हूँ जो बेल का आंसर करूँगी या जाऊँगी, या फ़ोन भी है या कुछ भी है, तो वो तो इतना टाइम तो नहीं होता है आपके पास। तो मैंने कभी काउंटिंग नहीं की और इसका स्ट्रेस भी नहीं लिया कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, जो है मैं जितना कर पा रही हूँ मैं उसमें खुश हूँ। मैं वीडियोस देखती रहती, मैं काम करते समय भी वीडियोस देखते हुए काम कर लेती थी, हो जाता था। अच्छा, अब हम लोगों ने 140 नंबर की बात कर ली आरओ के हिसाब से, आते हैं हिंदी पे। हिंदी पे आपने हमारी वाली बुक तो पढ़ी ही होगी जब कोर्स में लिया था? जी, पूरी। आपने जो भी मुहावरे जितने भी लिखे थे, जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने रिवाइज कर लिया। नहीं, मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में पीडीएफ पहले हम लोग प्रोवाइड करते थे ना। हाँ, वो सारी पढ़ी, सब पढ़ी सर, और सारे के सारे उसमें से आ जाते हैं सर। उसके अलावा आपको बहुत हंट करने की जरूरत नहीं है कि हिंदी की, वैसे हिंदी की बेस बुक्स मेरे पास हैं, जैसे पीएन पांडे हैं। हाँ, थोड़ा बता दीजिए कौन कौन सी पढ़ी हैं आपने? पीएन पांडे जी थे, और वो हरदेव बारी की बुक है, वो हिंदी की काफ़ी सारी बुक्स हैं मेरे पास। बुक्स के लिए तो बहुत सारी बुक्स हैं, क्योंकि फैमिली में सब लोग प्रिपरेशन ही करते हैं, पर इतना बुक्स, मेरा वही प्रॉब्लम था कि बुक्स उठाकर पढ़ा कितना आपने उसमें से? पीएन पांडे और हरदेव बारी को बार बार पढ़ा है। अच्छा, क्योंकि जब भी एग्जाम होने जाता था तो मैं एक बार रिवाइज कर लेती थी आपकी बुक से मिलने से पहले क्योंकि उससे पहले वही बेस बुक थी मेरे लिए,
तो मैं उसी से प्रिपेयर कर लेती थी, क्योंकि एक हमारी बुक तो संगम है। जी, वो आप हर चीज़ का है, मतलब उसमें हर चीज़ मिल जाएगी। हाँ। और वो टाइम भी थोड़ा बच जाता है। जैसे हम दूसरी बुक्स उठाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें उस टाइम हमें ज़रूरत नहीं होती हैं। अब आपकी बुक है तो आप सिर्फ वो बुक उठाइए, शुरू से लास्ट तक पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और हो गया आपका काम। तो हिंदी आपको कैसी लगती थी, मतलब इंटरेस्ट था या? हिंदी सर बचपन से ही ग्रामर बहुत अच्छा रहा है मेरा, चाहे इंग्लिश का ग्रामर हो चाहे हिंदी का। ग्रामर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो कभी ऐसा उसमें टेंशन नहीं हुई कि ये जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है, मुझे पता ही नहीं है, मतलब पढ़ी। अच्छा, 16, 17, 21 तीनों में आपको अपना थोड़ा सा आइडिया है क्या क्या नंबर मिले थे आपको जो है प्री में? मैं कह नहीं सकती सर, हर बार क्वालिफाई ही किया है। अच्छा। अब एग्जैक्ट नंबर का मुझे उतना याद नहीं होगा। अच्छा। हाँ, अगर पूछेंगे तो मैं आपको नहीं वो ठीक है, अगर याद नहीं कोई बात। इनके पास पीडीएफ सारे शीट्स की रखी रहती है। अच्छा। अच्छा, मेंस के लिए आपको क्या लगता है कि मेंस में जो है क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए? मेंस में सर बहुत ही पढ़ना होता है, बहुत ही ऑनेस्टली, मतलब आप उसमें वो नहीं कर सकते कि चलो ठीक है पढ़ लिया, चलो यहाँ भी चले गए वो भी कर लिया। सीरियसली पढ़ने की बहुत टाइम टेकिंग है, मतलब अगर आप टाइम देकर उस चीज़ को नहीं पढ़ोगे तो वो मुश्किल है। तो प्री का क्या है कि प्री आप पढ़ सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो थोड़ा यहाँ वहाँ करके भी, लेकिन मेंस के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट होके पढ़ना पड़ता है। तो आप जो है जो आंसर राइटिंग ग्रुप में तो आप लोग प्रैक्टिस करते ही थे? मैं घर पे भी खूब लिख के करती थी प्रैक्टिस जो है? जितनी बार भी मैंने लेटर वो याद नहीं करी है, हर बार लेटर मैंने लिख के ही प्रैक्टिस करी है। वो रोज का मेरा एक दिन का टाइम शेड्यूल था कि इस 1 घंटे में मुझे 2 या 3 लेटर्स लिखने हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वो लिखनी है, जो भी उसके बारे में मुझे पता है, उसका डेफिनेशन से लेकर के वो पूरा उसका एक फॉर्मेट, उसका जो एग्जाम्पल है वो है, वो सारी चीज़ें मैं लिख के ही उसकी प्रैक्टिस करती थी। बिना लिखे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर में जगह भी कम होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो एग्जाम्पल लें उसको थोड़ा छोटा रखें, क्योंकि बहुत बार होता है हम थोड़ा लेंदी चीज़ याद कर लेते हैं और फिर जब वो याद रहती है तो लिखते हैं तो प्रॉपर तरीके से आ नहीं पाती। जैसे एक कॉमन चीज़ हमने देखी बुक्स में जो है लेटर के जो फॉर्मेट होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े लेटर होते हैं, उनमें 3-3 पैरा के लेटर्स होते हैं। अगर आप वो याद कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है उसको लिख पाना, वो आ ही नहीं पाएगा वहाँ और फिर वो गंदा दिखने लगता है। नीचे जाके आप फिर छोटा छोटा करने लगते हो, फिर वो प्रॉब्लम, फिर जो नीचे प्रतिलिपि वाला पोर्शन हो जाएगा बिल्कुल उसको, फिर वो अच्छा दिखता नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो प्रिपेयर करें वो छोटा प्रिपेयर करें, क्योंकि जगह बहुत कम होती है। और चेक भी शायद वो यही करते हैं कि आपको पता है कि नहीं, वो आपका पूरा ये नहीं देख रहे होते हैं कि आप 4-5 पेज का लिख सकते हो कि नहीं। आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं, बाकी का तो आगे वो सिखा ही देंगे। अच्छा, निबंध की कैसे तैयारी करती हैं आप जो है? निबंध सर वही मैंने कहा ना, मैं पेपर पढ़ती हूँ थोड़ा, और निबंध की कुछ बुक्स हैं। बाकी आपसे जुड़ने के बाद मेरा निबंध, मैं कह सकती हूँ शायद जो कुछ नंबर से मेरा मेंस छूट जाता था ना, वो मेंस में ऐसे की वजह से ही थोड़ा गड़बड़ होता था। मैं बहुत जगह मैंने पढ़ा कि निबंध का मतलब होता है बंधन से मुक्त, जिसमें कुछ बंधन ना हो। तो आप उसके बारे में जो भी जानते हो, भले वर्ड की लिमिट रहती है ना कि आप इतने वर्ड्स ही लिख सकते हो, 600 वर्ड्स की लिमिट होती है। तो मेरा हमेशा वो 600 वर्ड्स क्रॉस ही कर जाता था, क्योंकि जब मैं फ्लो में लिखती हूँ, आप याद तो करके लिखते हो नहीं, आप नहीं 600 से 800 तक तो आप आराम से लिख सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है। तो वो मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता था, मतलब जितने भी पेजेस थे वो ऑलमोस्ट भर जाते थे। तो ये मैंने अपने आप को बहुत ही वो किया। आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखे आपने जो डाल रखे थे, और बच्चों ने भी लिखे थे, आपने भी जो कंटेंट डाल रखा था, उसमें ये था कि सिर्फ पॉइंट्स आपको ये बताना है कि ये पॉइंट मुझे पता है, बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये चीज़ मैंने फॉलो करी, तो मेरे ऐसे लगभग 600 से कुछ ज़्यादा ही गए होंगे, मतलब इतने ही हो पाए। वरना मैं पहले बहुत एक्सप्लेन करने लगती थी कि हाँ ये इस चीज़ के बारे में ये भी है, बट वो लिखने का तरीका मुझे डिकोड से जुड़ने के बाद। जब ग्रुप में हम लोग टेस्ट कराते थे तो आपको एवरेज क्या स्कोर रहता था? ठीक रहता था? जो मुझे ध्यान नहीं मैंने बहुत कम ही टेस्ट दिए सर, क्योंकि आपकी टाइमिंग शाम की हुआ करती थी, फिर शाम में बहुत घर में काम और चीज़ें, तो मैं बाद में अकेले बैठ के दिया करती थी। अच्छा। मतलब बाद में ऐसे बैठ गए, खुद से देती थी, और फिर मैं दूसरे बच्चों ने जो अपनी PDF डाल रखी थी उनसे अपने आप को कंपेयर खुद ही कर लिया करती थी कि मैंने क्या लिखा है और कैसा लिखा है। और एक टेस्ट में शायद मैंने दिया था, उसमें एक ऐसे मैंने नहीं लिखा था, 15th
पोजीशन पे मैं थी। लेकिन एक ऐसे मैंने नहीं लिखा था। अगर मैं वो एक ऐसे और लिखती तो 25 तो आप देते तो वो ऑब्वियसली मैं 1-2 के बीच में पहुंच जाती। हाँ बिल्कुल पहुंच जाती। तो फिर उस दिन मुझे बहुत ही सेटिस्फाइंग लगा था कि हाँ मैं ठीक है, मैं टॉप में हूँ। और वो ऐसे लिख के मैंने आपको भेजा था, तो आपने फ़ोन करके कहा था कि आपकी पीडीएफ सही नहीं बनी है, इसको ठीक से भेजिए। आपने लिखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन पीडीएफ अच्छी नहीं बनी है। तो उससे भी बहुत ही रिलीफ मिला कि अच्छा मैंने जो लिखा है वो अच्छा लिखा है। वो एक फीडबैक मिलना बहुत अच्छा रहता है। तो अब आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? अभी पीसीएस वगैरह देना है या ये ठीक है? अब बस यही ठीक है, क्योंकि पीसीएस के जो भी पोस्ट मिलेंगे अगर वो ट्रांसफरेबल होंगे तो मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि बच्चे मेरे फिर हस्बैंड की भी ट्रांसफरेबल जॉब, एक जगह से दूसरे जगह से। ये अच्छा है, आपको एक जगह रहना है, शहर भी अच्छा है, तो मेरे लिए तो बेस्ट है। तो मैं तो सोच रही हूँ, अभी हो गया मेरा। नहीं अच्छा है, जहाँ पर भी ठहर जाइए बस, कोई दिक्कत नहीं है, उससे बहुत अच्छा है। फैमिली भी है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब आप फ्री हो तो अकेले हो तो जो महिलाएं तैयारी करती हैं, थोड़ा सा उनके लिए जो है आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी सिचुएशन एक ही होती है कि पढ़ते पढ़ते या थोड़े दिन बाद शादी हो जाती है और एक मन में ड्रीम होता है कि हमको कुछ करके अपनी एक अलग पहचान बनानी है। पहचान तो बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। तो वो पहचान बनाने के लिए, और सबके साथ वही समस्या होती है, शादी हुई, फिर फैमिली बढ़ी, उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। तो क्या करना चाहिए ऐसे में, खुद को मोटिवेट भी रख सकें और जो है ये लक्ष्य भी हम प्राप्त कर सकें? जो है सब मोटिवेशन के लिए तो यही है कि पहले फैमिली में कुछ सपोर्टिव लोग ज़रूर होने चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई भी है जो आपको सपोर्ट कर सके आपके ड्रीम को फॉलो करने के लिए, तो ये अच्छा है। पर मैं देखती हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि जब भी हम एग्जामिनेशन सेंटर पे आप देख सकते हैं, बहुत से हस्बैंड्स अपने वाइफ को लेके, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के रात भर बैठे रहते हैं, सारा सामान लेकर के, और वो एग्ज़ाम दिलाने के लिए इतना मोटिवेशन देते हैं। तो अगर वो इतना कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर आप लेडी हैं, आपका कोई ड्रीम है, तो आपको ज़रूर उसको फॉलो करना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। मैं भी कर रही थी, मैं अभी कह रही हूँ, लेकिन मैं भी बहुत टाइम पे बहुत बार मुझे लगा कि नहीं अभी बहुत हुआ, मेरे से अब नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि वो स्ट्रेस देता है आपको। आप उसमें भी थोड़ा टाइम देते हो, फिर थोड़ा टाइम इधर नहीं दे पाते हो, तो लगता है कि आपकी जो ड्यूटीज़ हैं आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, और आप कुछ सिलेक्शन भी नहीं ले पा रहे हो, तो आप क्या कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक बीच में लटके हुए ऐसी फीलिंग आती है कि मझधार में फंसे हुए हो आप। लेकिन बट वही है कि करते रहिए कोशिश, जब तक आपके पास टाइम है, जब तक हिम्मत है, लगे रहिए। और अगर ईमानदारी हुई तो ज़रूर सिलेक्शन नहीं हो जाता है। बिल्कुल, ये मैंने भी मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट गुजर चुके हैं, तो जिन लोगों का सिलेक्शन होता है उनमें एक चीज़ मैंने कॉमन देखी कि उन्होंने छोड़ा नहीं। वही, चाहे 6 महीना उनसे पढ़ाई दूर हो गई हो, 1 साल दूर हो गई हो, लेकिन मन में वो उनकी एक धुन बनी रही कि हाँ मुझे करना है, और जब फिर उनके फेवरेबल टाइम आया फिर उन्होंने दोबारा से शुरुआत कर दी। जो है करना चाहिए ज़रूर, क्योंकि एक पहचान मिल जाती है। घर में आप कितना भी करिए, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, आपकी एक बाहर अपनी एक पहचान है। मेरा तो बेटा भी, उसको भी इतना शौक है, मम्मा मेरे फ्रेंड्स की मम्मा जॉब पे जाती है, आप कब जाओगे? तो मैंने कहा चलो अच्छा है। अभी बच्चे भी बहुत कॉमन हो गया है कि यार अब लेडीज़ भी बाहर जॉब करते हैं या करते हैं या चीज़ों को बराबरी से कर रहे हैं, तो करना ही चाहिए, अच्छा भी है। अच्छा, 16-17 में जो मेंस आपका नहीं निकला, और उसके बाद आपने 21 में मेंस निकाला और सिलेक्शन हो गया, तो आपने अपनी कुछ कमियों को एनालाइज किया होगा कि तब मेरा मेंस क्यों रुका और बाद में इस बार निकला, तो क्या इम्प्रूवमेंट आपने किया था 16-17 से 21 में जाके? मैं इसीलिए आपको थैंक यू बोल रही थी सर कि जो भी डिफरेंस था वो आपका डिकोड एग्ज़ाम था, क्योंकि बाकी हर बार मैंने कभी इस तरह का कोई ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया था। मैंने हर बार वही प्रिपरेशन, उसी तरह की स्ट्रेटेजी, वही चीज़ें पढ़ना किया। इस बार में जो चेंजेस थे वो आपका एक चैनल था, और आपके चैनल में सबसे अच्छी बात यही रही अब कि मैं अपने आप को एनालाइज कर पाई। कैसे कर पाई? क्योंकि आप जो सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे थे, उनके आप जो आंसर शीट्स दिखा देते हो, आप दिखा देते हैं, तो वो हम
अगर मैं टेस्ट नहीं भी दे रही हूँ बट मैं वो पढ़ के समझ सकती हूँ कि क्या मेरा वो लेवल है। और जब मैं खुद से एग्ज़ाम देती थी बैठ करके तो अपने आप को एक कंपेयर करती थी कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। अगर 300 बच्चों का ग्रुप है तो उसमें मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, तो बाहर तो और हज़ारों बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। तो उससे एक एनालाइज करके अपने आप में काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया। मैं ऐसे में मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। काफ़ी बच्चे लिख रहे थे, उनका लिखने का तरीका, पॉइंट्स को कैसे लिखना है, शुरू कैसे करना है, एंड कैसे करना है, वो थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए। तो वो मेरे ऐसे में बहुत डिफरेंस आया, वो मैंने नोटिस किया वो पढ़ करके बच्चों की बुक्स। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों की एक समस्या होती है, जो भी स्टूडेंट होते हैं, हम भी जब स्टूडेंट थे तो एक समस्या ये थी जो है कि हम ये कहते हैं कि हम पढ़ते बहुत हैं, याद नहीं रहता है। सही बात है, वो सब लोग बोलते हैं सर ये तो कोई शायद ही कुछ ही बच्चे होंगे गॉड गिफ्टेड जो पढ़ लेते हैं और याद रख लेते हैं। सबके साथ प्रॉब्लम होती है, वो बार बार पढ़ना ही पड़ता है आपको, हर बार रिवीजन तो मस्ट है। क्योंकि अब मैं एंशिएंट हिस्ट्री से ही हूँ, मैंने पीजी भी की है, सारी बुक्स भी पढ़ी हैं, लेकिन अभी आप बोलोगे तो मुझे नहीं याद होगा। अब उसके लिए रिवीजन ज़रूरी है, आप लगे रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए, तभी वो आपके दिमाग में रहेगा, वरना तो भूल ही जाएंगे आप। अच्छा, आप हिस्ट्री से हैं भी, बैकग्राउंड से भी जो है, आजकल टाइमलाइन वाले क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे जैसे बैच में ही हैं, वो मतलब फ़ोन करके पूछते हैं। हालांकि मैं जवाब देता हूं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस को कैसे ध्यान रखा जाए। बहुत सारे ईयर्स हैं, बहुत सारे घटनाक्रम हैं, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, तीनों हिस्ट्रीज में जो है वो उनको किसी चीज़ से कनेक्ट करके ही आप याद कर सकते हो। अभी जैसे कि मेरा बेटा पढ़ रहा था तो वो गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ याद कर रहा था। तो गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1869 है। तो उसके बाद 1879 में सरोजनी नायडू जी का शायद डेट ऑफ बर्थ आता है, और फिर 89 में नेहरू जी का आता है। तो आप एक इस तरह का बना लेंगे, चीज़ों को जोड़ के पढ़ना ना, उसको उस तरह से याद करना, किसी से रिलेट करिए। मैं अपने बेटे को भी यही कहती हूँ कि जब तक आप रिलेट नहीं करोगे ना, ये चीज़ें नहीं याद होंगी, क्योंकि आपको इसको याद ही करना है और कोई इसका ऑप्शन नहीं। आप किसी चीज़ से उसको रिलेट करिए, अपने डेट ऑफ बर्थ से जोड़ लीजिए, अपने पापा के, अपने पेरेंट्स के, जिससे भी जोड़ना है जोड़ करके उस चीज़ को, तभी वो याद रहेंगी और रह पाती हैं, वरना तो मुश्किल ही होता है। क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स जो है बहुत टफ होती है। बहुत समस्या है। मैंने बहुत आजकल जो क्वेश्चन आ रहे, खानवा का युद्ध, ये युद्ध, वो भी बहुत ही वैसे युद्ध वो ढूंढ के निकालते हैं जो बहुत पॉपुलर नहीं है। अभी तो मैं ये देख रही हूँ बहुत सारी चीजें। पहले तो पानीपत ही फेमस हुआ करता था, जो है हल्दी घाटी, पानीपत। बहुत चेंजेस आ गए हैं पूछने के तरीके में, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने मतलब हम ये मान सकते हैं कि आपने 2011 में पहला अपना तैयारी का एग्ज़ाम दिया था और अब हम लोग 2023 में बैठे हुए हैं। आयोग के पैटर्न में आप क्या चेंज देखती हैं इतने सालों में? 10 साल मान लीजिए, 10 साल में क्या क्या बदलाव देखती हैं आप जो है? सब चेंजेस प्री में ही देखिए कितने चेंजेस आ गए हैं। अभी तो मुझे लगता है कि जो पीसीएस का प्री है वो आईएएस के लेवल को टच करने जा रहा है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। क्वेश्चंस पूछने के तरीके, अब नए क्वेश्चंस, पहले क्या रेपिटेशन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अभी क्या है रेपिटेशंस में कमी आ रही है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस वो लोग नहीं पूछ रहे हैं, नई चीज़ें पूछ रहे हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो क्रोनोलॉजी वाली चीज़ें हिस्ट्री में भी, वरना पहले बहुत फिक्स्ड पैटर्न था कि ये ही पूछेंगे। अभी क्या है, अब आपको पूरी जो भी प्रिपरेशन में जाना चाहता है उसको वो पूरा थॉरो नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का, तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज तो मुश्किल है। उसी तरह हर सब्जेक्ट में कर दिया है। आप बायो भी उठाकर देख लीजिए, उसमें भी छोटी छोटी चीज़ें वो पूछना, बहुत माइन्यूट चीज़ें। तो जब तक आप उसकी कोई बुक लेकर के प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो सिर्फ इस तरह से कि पिछले कुछ क्वेश्चंस हमने रिवाइज कर लिए, तो वो थोड़ा मुश्किल अभी होता जा रहा है। पैटर्न बहुत चेंज होता जा रहा है। एक्चुअल में काफ़ी लोग घटना चक्र बोल देते हैं, मतलब चाहे इंटरव्यू में बोल दें, चाहे ऐसे कहीं भी बोल देते हैं, और कुछ नए लोग होते हैं वो ये मान लेते हैं कि घटना चक्र ही सब कुछ है। नहीं, जब तक आप एक बेस पढ़ करके अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर लेंगे तो घटना चक्र आपको मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि होता क्या है ना, जब आप घटना चक्र पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे डाउट्स भी मिलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर होता है, वो एक छोटा सा पार्ट होता है पूरे चैप्टर का, उस टॉपिक का। तो अब जब तक आप वो टॉपिक नहीं समझ लेते, वो छोटा सा पॉइंट आपको याद भी नहीं रहेगा और आपको कंफ्यूजन भी बहुत सारी क्रिएट करेगा। ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैं यही समझाता हूँ कि घटना चक्र पढ़ना जरूरी है, लेकिन घटना चक्र ही नहीं पढ़ना है। नहीं, उसकी एक बेस बुक जरूर पढ़िए। बेस बुक पढ़ने के बाद आप घटना चक्र रिवाइज कर, वो रिवीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आप
घटना चक्र लेकर के तुरंत आप रिवाइज कर सकते हो, एक दिन में कई कई पेजेस आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ वही पढ़ के जा रहे हैं तो मुश्किल होगा। अगर उसने क्वेश्चन ज़रा भी घुमाया यहाँ वहाँ, तब आप नहीं समझ सकते उस चीज़ को। तो वो ज़रूरी है कि आप एक बेस बुक हर सब्जेक्ट की ज़रूर रखें अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं। क्या आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी कभी? एनसीईआरटी पढ़ी है सर, एनसीईआरटी। अच्छा। जब शुरू में शुरुआत करी थी तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, सबकी बेस बुक्स भी उस वक्त पढ़ी थी मैंने। लेकिन वही है कि जैसे जैसे टाइम होता गया, बुक्स पढ़ने का टाइम बहुत कम होता गया मेरे पास, तो पर यही था कि रिवाइज कर लेती थी। अच्छा, आपने अपने जो है जो पढ़ाई के सफ़र में कोई ख़ास टेक्निक जो है जो सेल्फ में आपने ईजाद की उस तरह की, आपको लगता हो कि मतलब आप ही वो ऐसा करती थी, कुछ ऐसा है क्या जो है? ऐसा तो कुछ नहीं सर, वही पढ़ाई का ही है बस। यही कह सकते हैं कि अब घर संभालना था तो मैं काम करते समय भी वीडियोस जरूर देखती थी, वो सुनती रहती थी चीज़ों को। ईयरफोन भी कभी लगा लिया, जैसे हम ट्रैवल भी कर रहे हैं तो ईयरफोन लगा लिया और करंट कुछ वीडियोस हैं वो सुन रही हूँ, क्योंकि टाइम निकालना, टाइम मैनेजमेंट की वही जो प्रॉब्लम थी वो तो बहुत ही टफ थी मेरे लिए। वही थी। और मेंस के समय कितना समय दिया होगा आपने जो है? आप ही ने सजेस्ट किया था कि 1 महीने का ब्रेक ले लीजिए, बिना 1 महीने का, तो मुझे लगा कि मुझे भी 1 महीने का ब्रेक ले लेना चाहिए, तो मैं फाइनली अपने घर चली आई थी। 1 महीने का ब्रेक लिया मैंने, तो उस 1 महीने के ब्रेक में मैंने सुबह से रात तक बस पढ़ाई ही करी है। उसके अलावा कुछ नहीं करा है, सिर्फ पढ़ाई करी है। नहीं, ये बहुत ज़रूरी भी है। मेंस में 1 से 1.5 महीना जो आखिरी का होता है, उसमें चाहे कुछ भी कोई करता हो उसको छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। आप ही ने सजेस्ट किया था तो मैंने सोचा मैं भी ब्रेक ले ही लूँ इस बार, क्योंकि हर बार तो फैमिली के साथ रह के ही मेंस दिया था। और अभी तक जितने भी मार्क्स आए हैं, जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, उसमें कुछ कभी 4 नंबर से, कभी 3 नंबर से, ऐसे ही सिलेक्शन रुके हैं। तो इस बार बहुत करीब से आप लौट आई। हमें हर बार हुआ है ऐसा। जितने भी अभी भी आया शायद 16 का मार्क्स, 2016 वाले का मार्क्स भी आए, तो ऐसे ही छूटता है हर बार। तो इस बार वही शायद 4-5 मार्क्स की जो प्रॉब्लम हो रही थी वो मैंने कवर कर ली। घर में रहने की वजह से वो कवर हो पाया। अच्छा, प्री प्लस मेंस की जो तैयारी होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड पढ़ने का तरीका तो यही है कि एग्ज़ाम एक ही है, उसके 2 पार्ट हैं, ये तो एक साथ पढ़ना चाहिए। आपने क्या किया था? जो मैं सब प्री के टाइम पे सिर्फ प्री ही पढ़ पाती थी। टाइम की कमी कारण मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं ये भी कर लूँ और साथ में मेंस भी। मेंस तो पढ़ना ही मेरे लिए बहुत ही सोचने वाली। कभी कभी तो मैं प्रे करती थी कि प्री ना हो ताकि मुझे मेंस ना देना पड़े। लेकिन वो हर बार प्री निकलता रहा, हर बार प्री हो जाता था। वो देने से एक आपको आइडिया हो जाता है ना कि ये जो फील्ड्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, तो हो जाएगा, तो वो हो जाता था। अच्छा, ये कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब जो रेगुलर पढ़ते हैं, कि क्या नहीं पढ़ना है? ऐसा कुछ है? एग्जाम देते देते अब वो आपको खुद ही फील होगा। मतलब आप अगर कोई आप सोचेंगे कि कोई बैठ करके ऐसा कुछ रूल्स बना दे कि ये नहीं पढ़ना है या ये नहीं पढ़ना है, वो आपको समझते समझते ही वो एक प्रोसेस है। जाते जाते ही आप उस चीज़ को समझने लगोगे कि हाँ, ये चीज़ें मतलब की नहीं हैं और ये चीज़ें मतलब की हैं। चलिए, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई हो आपके सिलेक्शन के लिए। और इस वीडियो पे कमेंट्स आएंगे कई सारे, और ख़ासकर जो है महिलाओं के ज़रूर होंगे, तो मैं आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि अगर समय मिलेगा तो आप उसको रिप्लाई करते रहिएगा। बिल्कुल रिप्लाई करूँगी सर। एक्चुअली मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स, मतलब ये जो सिलेक्शन मेरा हुआ और भी बच्चों का हुआ, तो वो उस तरह का सेलिब्रेशन नहीं होगा जिस तरह से मेरा जो सिलेक्शन है वो बहुत बड़ा सिलेक्शन है। अच्छा। एक मेरी फ्रेंड्स, उनका अलग ग्रुप है, वो उनके लिए इतनी बड़ी चीज़ है। मतलब मैं उनके लिए इंस्पिरेशन हूँ कि तुमने किया, अब हम भी कर सकते हैं। हाँ, अब सोचिए, आपने कुछ किया और आप किसी और की लाइफ भी बदल सकते हैं। आप ये सुनकर भी कितनी बड़ी बात हो जाती है कि आप और इस इंटरव्यू का मकसद भी यही है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझ सकें कि किस किस बैकग्राउंड से लोग आते हैं और कैसे कैसे तैयारी करते हैं। विविधता से ही समझ में आएगा, क्योंकि कोई रूल नहीं है पढ़ने का, ना सिलेक्शन का रूल है, ना सफलता का कोई रूल है। कोई रूल नहीं है सर, बस डेडिकेशन होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। आप ऑनेस्ट रहेंगे तो सिलेक्शन ज़रूर मिल जाएगा। तो अब हम जो है इस साक्षात्कार को यहीं समाप्त करते हैं। ज्योति जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है फिर से जो है, और आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।